यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है और इसमें एक टॉपिक हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है जनरली वो लड़के जो जिनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है उनके लिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और क्या देना है उसमें कंटेंट क्या होना चाहिए प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट जनरली उसमें मिस्टेक कर जाते हैं और इसीलिए हम ये सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, उनको आधार बनाते हुए और ध्यान में रखते हुए उन क्वेश्चंस को जो इस वर्ष 2024 की परीक्षा है मेंस की, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, हम इसमें आपको ट्रिक देते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें 2023 की तो वहाँ पर्सनालिटी से प्रश्न पूछा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी की जो नेशनलिज्म का दृष्टिकोण था और एजुकेशन पर जो उनका दृष्टिकोण था उससे जुड़कर एक प्रश्न आया था, इसलिए पर्सनालिटी पर प्रश्न बनने की संभावना यूपीएससी में हमेशा रहती है। लेकिन हम चूंकि गेस कर रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है उसे ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगर हम 2023 में ही बात करें तो पीजेंट एंड ट्राइबल जो रिबेलियंस हुए थे, जनजातीय विद्रोह और जो किसान विद्रोह थे, कृषक विद्रोह थे, उन पर एक प्रश्न आया था। 2022 की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी जिसमें आप उनके व्यवस्था देख सकते हैं, जागीरदारी व्यवस्था देख सकते हैं। इसी तरीके से और उन्होंने ज़मींदारी व्यवस्था पे किस तरीके से काम किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किया, पुलिस का जो है किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो वो सारे प्रश्न आए थे। ब्रिटिश पॉलिसीज़ 2022 में उस पर दूसरा प्रश्न भी था। 2021 में सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म हुए उस पर प्रश्न आया था। और 2024 की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सेगमेंट जो है हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर ही चर्चा करने चल रहे हैं। इस पूरे वीडियो में हम इंडियन रेनेंसेस का जो मेन काज है वो कौन सा कैटलिस्ट था, कौन सा उत्प्रेरक था जिसके चलते इंडिया रेनेंसेस हुआ, और साथ ही साथ जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए उनमें किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके के सुधार की मांग की गई, किस तरीके के सुधार हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो लोग किसी वजह से दिल्ली आकर के प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, उन कोचिंग्स के जो बर्डन है उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वो सारे बेसिक कंटेंट मिल जाएंगे जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा ऊपर जा करके प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस जस्ट आपसे एक इस बात की डिमांड करता है कि आपको एक एजुकेटेड पर्सन को जो जानकारी होनी चाहिए उस आधार पर आपको प्रश्न लिखना है। आपको मास्टर की डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको विषय का मास्टर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपना आपको कंटेंट देना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर को लिख देना है। अगर हम बात करें इंडियन रेनेंसेस की तो भारत का जो पुनर्जागरण हुआ उसका कारण क्या था, तो चूंकि आपको लिखना है कितने वर्ड में, 150 वर्ड में लिखना है, 125 वर्ड में लिखना है, मैक्सिमम 250 वर्ड में लिखना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इंडियन रेनेंसेस जो है वो सोशियो कल्चरल अवेकनिंग थी, यानी भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जो जागरण हुआ वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के दौरान हुआ और फिर वो 20वीं शताब्दी तक चलता रहा। लेकिन उसका पीछे कारण क्या था, फिर से हम रिवाइव इंडियन कल्चरल वैल्यूज़, जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य थे उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ये पूरा आंदोलन था। साथ ही साथ रिफॉर्म सोशल प्रैक्टिसेस जो थी हमारे समाज की, उन साथ ही साथ जो रिफॉर्म हमारे हुए वो सोशल जो प्रैक्टिसेस थी, जो सामाजिक कुरीतियाँ आ गई थी समय के साथ, उनको दूर करने के लिए हुआ। और फिर मॉडर्न एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश जब आए तो उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा दिया और उस अंग्रेज़ी शिक्षा को कैसे भारतीय अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं और भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में बदल सकते हैं, उसके लिए ये आंदोलन हुआ। और इसमें कैटलिस्ट उत्प्रेरक की भूमिका किसने निभाई, तो अगर हम देखें तो उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन थी। जैसा कि अभी हमने बताया कि अंग्रेजी एजुकेशन आई, जब अंग्रेजी एजुकेशन आई तो जो वेस्टर्न मूल थे, जो वेस्टर्न वैल्यूज़ थी, पश्चिमी सभ्यता के जो मूल थे वो हमारे देश में आना शुरू हुए, लोकतांत्रिक मूल्य आना शुरू हुए, आधुनिक शिक्षा आई, विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ा, जिसके चलते भारत में भी एक पुनर्जागरण की स्थिति बनी। फिर जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी उनका उद्देश्य तो भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देना था, ईसाई धर्मांतरण को बढ़ावा देना था। लेकिन उसके चलते हुआ क्या, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की जो पुस्तकें थी उनको लोगों तक बांटने के लिए प्रिंट का इस्तेमाल किया, तो भारत में प्रिंट मीडिया का विस्तार हुआ और इसी प्रिंट मीडिया का विस्तार बाद में वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हुआ और जो भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल हुआ। तो
क्रिश्चियन मिशनरीज तो इसका इस्तेमाल किस लिए कर रही थी? अपने उद्देश्यों के लिए कर रही थी। लेकिन भारतीयों ने इसका इस्तेमाल, जो पुनर्जागरण के पुरोधा थे, उन्होंने किसके लिए किया? भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किया। तो इससे क्या हुआ? नए विचार भारतीय समाज में आना शुरू हुए। एक नया शिक्षित वर्ग भारत में उभर करके आया, जो अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त था और साथ ही साथ भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ था, भारत की सभ्यता से जुड़ा हुआ था। और इस तरीके से एक परिष्करण शुरू हुआ और उसके चलते भारत में पुनर्जागरण का आधार बना। और जो अर्ली रिफॉर्म्स हुए, जो शुरुआती पुनर्जागरण हुआ, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद रखिएगा। अगर आप कोई भी प्रश्न लिखने जा रहे हैं तो उस प्रश्न में ब्रह्म समाज का तो आपको उल्लेख करना ही करना है। कई बार ब्रह्म समाज पर सीधे प्रश्न बन सकता है और कई बार ब्रह्म समाज जो है आपके आंसर के मुख्य भाग का हिस्सा ज़रूर होगा। और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये तो आपको मालूम ही है, राजा राम मोहन राय थे। इस्टेब्लिश कब हुआ? 1828 में हुआ। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कभी भी आंसर लिखें तो कुछ बेसिक फैक्ट ज़रूर दे देने चाहिए मेंस के आंसर में भी, ताकि पता लगे कि आपने जो विश्लेषण किया है, जो आपने एनालिसिस किया है, वो सिर्फ आपने हवा में नहीं किया, बल्कि आप फैक्ट से अवेयर हैं, उस कालखंड से आप अवेयर हैं, कौन उसका प्रोधा है, कौन प्रवर्तक है, या क्या विचार है, वो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में, अब फिर आप प्रश्न की मांग के अनुसार अपने उत्तर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब अगर हम ब्रह्म समाज की बात करें तो इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी, इनके मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो इन्होंने मोनोथीज्म की बात करी, यानी एक ईश्वर की बात करी। अब चूंकि भारतीय समाज में बहुदेववाद रहा है, पॉलीथीज्म रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि जब राजा राम मोहन राय आए तो ये पश्चिमी सभ्यता से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे और उसके बहुत बड़े पुरोधा थे। तो इन्होंने कहा कि एक ईश्वरवाद अगर भारत में आ जाए तो भारत में जो विभिन्न देवी देवता हैं और जिसके चलते बहुत सारे समाज में विभाजन हुआ है, उन विभाजन को ख़त्म किया जा सकता है और एक ईश्वरवाद के आधार पर भारत में न केवल धार्मिक एकता को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय समाज में ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, बौद्ध और जैन भी थे। तो वो ये चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र निर्माण हो, एक ऐसे राष्ट्र की बुनियाद हो जिसमें एक ईश्वरवाद तो आधार हो, साथ में भारतीय संस्कृति के मूल्य उसमें हो। और भारत को, यानी एक प्रकार से ये जो अकबर की कोशिश थी दीन इलाही की, ठीक उसी प्रकार का प्रयास राजा राम मोहन राय का था। फिर आप अशोक की नीतियों में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी थी, ठीक उसी प्रकार की कोशिश आधुनिक भारत में जो है किसने करी? राजा राम मोहन राय ने करी। और उन्होंने क्या किया कि एक गौ यानी एक ईश्वरवाद का तो समर्थन किया, उसमें विश्वास जताया, और रिजेक्शन किसका कर दिया? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात करी, सामाजिक सुधार की बात करी, और जो सती प्रथा भारत में चली आ रही थी उसको इन्होंने बंद कराने के लिए अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश सरकार से मांग करी। और चाइल्ड मैरिज उस टाइम बहुत प्रचलित था, तो उसके विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई। फिर विडो मैरिज के लिए, विधवाओं की स्थिति बहुत समाज में दयनीय थी, उनके लिए इन्होंने मांग करी। वुमेन्स एजुकेशन की मांग करी। और इस सब का परिणाम क्या हुआ कि भारतीय समाज में भी एक रैशनल, तार्किक सोच का विकास होना शुरू हुआ, वैज्ञानिक टेम्परामेंट आया, वैज्ञानिक सोच आई। और इसका परिणाम क्या निकला कि ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीयों की इस मांग का, अपने साम्राज्य की स्थापना को मजबूत करने के लिए, भारत में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा वो करते, क्योंकि उनकी नीति ये थी, अंग्रेजी शिक्षा की नीति यही थी कि एक काले लोग हों लेकिन वो विचारों में अंग्रेज हों। उनकी नीति यही चली आ रही थी कि वो एक ऐसा वर्ग भारत में खड़ा करना चाहते थे कि जो विचारों में अंग्रेज़ों के साथ हो, भले उसका रंग काला हो। तो ये उनके पक्ष में भी जा रहा था। और इसके चलते क्या हुआ, 1829 में विलियम बेटिक ने क्या किया, एक रेगुलेशन एक्ट लेकर के आया जिसके तहत सती प्रथा को उन्होंने जो है बैन कर दिया गया। फिर एजुकेशन की दिशा में ये मांग कर रहे थे आधुनिक शिक्षा की, तो इनके परिणामों के चलते हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में 1817 में स्थापना हुई। ये सारे फैक्ट आपके आंसर में आने चाहिए। जब आप ये फैक्ट दे करके एनालिसिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर वुमेन्स राइट की बात करी, एजुकेशन वुमेन के लिए, क्योंकि भारत में वुमेन्स की एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने महिला शिक्षा के लिए मांग करी। और इस तरीके से एक आधुनिक भारत की बुनियाद जो है किसने रखी? ब्रह्म समाज ने रखी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो अर्ली यानी जो शुरुआती जो भारत में आंदोलन हुए हैं रिनेंसा से जुड़े हुए, पुनर्जागरण से जुड़े हुए, उनमें यंग बंगाल आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके
फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो थे। और 1920 में इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया था और इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे? रेडिकलिज्म। इन्होंने क्रांतिकारी विचार दिए। इन्होंने कहा कि जो चैलेंज किया कि जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है, जो भारत की परंपरागत जो परंपराएं हैं उसको उन्होंने मुक्त होने की बात करी कि उससे मुक्त हुआ जाए, और फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करी कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप कुछ भी सोचें, तार्किक सोचें, और एक ऐसा वैज्ञानिक सोच का विकास हो जिसके चलते लोगों की तार्किकता बढ़े, और जो परंपराएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिनके चलते भारतीय समाज दकियानुसी हो गया है, उसको आधुनिक मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सके। इस तरीके का उन्होंने विचार किया और बहुत ही रेडिकल तरीके से इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी रूप में अपने विचारों को रखा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को, इन्होंने जो वर्नाकुलर एजुकेशन थी, जो भारतीय भाषाओं में भारतीयों को शिक्षा देने की नीति थी, जब हम शिक्षा नीति पर बात करेंगे किसी प्रश्न में PYQ में, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो इन्होंने एजुकेशन की बात करी कि नहीं, वर्नाकुलर एजुकेशन नहीं होगी, भारतीयों को भारतीय ज्ञान और परंपरा की शिक्षा नहीं होगी, बल्कि एजुकेशन जो दी जाएगी वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए, और अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, आधुनिक शिक्षा दी जाए, और लिबरल आइडियाज़ जो हैं वो दिए जाए, जैसे कि लोकतंत्र का विचार है, समानता का विचार है, स्वतंत्रता का विचार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का विचार है। इस तरीके की बात इन्होंने करी। बंधुत्व की बात करी, यानी जो फ्रेंच की रिवोल्यूशन थी उसके जो विचार थे वो भारत में प्रमोट करने के ये समर्थक थे। और उसका परिणाम क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग भारत में आई, यानी भारत में बौद्धिक जागरूकता को उन्होंने बढ़ावा देने में बहुत बड़ा काम किया। और एक बंगाल भारत में क्यों क्रांति पुनर्जागरण का केंद्र बना? बंगाल इसीलिए बना कि बंगाल ने ही भारत के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को एक तरीके से देखा जाए तो जन्म दिया है, उसको लीड किया है, और बंगाल में ही सबसे पहले क्रांतिकारी विचार उभरे। बंगाल ने ही सबसे पहले देश में स्वतंत्रता के लिए बागडोर संभाली और उसका नेतृत्व किया। उसके पीछे कारण यही है कि बंगाल के अंदर इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जो थी रेस्ट भारत के कंपेरिजन में देखा जाए तो सबसे पहले आई। और फिर यहाँ यूथ क्वेश्चंस टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, और इस तरीके का विचार बंगाल में उभरा कि जो बंगाल का जो युवा था वो जो हमारी परंपरागत व्यवहार थे, प्रैक्टिसेस थे, उन पर वो प्रश्न करने लगा और सोशल क्रिटिसिज्म किया। इन्होंने क्या किया? क्रिटिकल थिंकिंग पर विचार किया कि आप तार्किक रूप से सोचें, गंभीर रूप से सोचें, रैशनलिज्म होना चाहिए आपके अंदर, और फिर इसके चलते भविष्य के जो सुधार हो सकते थे उनका मार्ग इन्होंने जो है आगे बढ़ने के लिए उसको एक तरीके से कैटलिस्ट के रूप में कार्य किया। फिर अगर हम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करें हिंदू सोसाइटी में, ये तो अर्ली थे जिसका आधार बना ये सारे जो हमारे सुधार शुरू हुए थे 1815 से लेकर के 1820 और 28 तक चलते रहे। लेकिन इसके बाद सुधारों का एक अगला दौर आता है, और इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन उभर करके आता है, अगर हम हिंदू सोसाइटी में सुधार मूवमेंट की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्य समाज। अब देखिए, आर्य समाज के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आर्य समाज ने भारत की आधुनिक भारत की किस तरीके का होगा उसकी एक दिशा को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर इसके फाउंडर की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, 1875 में थे। और इनका बैकग्राउंड क्या था? दयानंद सरस्वती जो थे वो वैदिक शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, और उन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षा में अगर हम वेदों की ओर चलते हैं, वेदों की ओर लौटते हैं, तो वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, इसलिए भारतीय समाज को मूर्ति पूजा से दूर हो जाना चाहिए। और परंपराएं जो हैं वो भारत यानी जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस फ्रॉम हिंदुइज्म है उसको उन्होंने समाप्त करने की बात करी। उन्होंने कहा कि ये जो परंपराएं हैं इनको दूर किया जाना चाहिए, मूर्ति पूजा को समाप्त किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि वैदिक शिक्षा की तरफ भारतीयों को लौटना चाहिए, क्योंकि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो सार है, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार है, वो जो है वेद हैं। तो इन्होंने वेदों के पुनर्जागरण या वेदों के फिर से रिवाइवल की बात की, रिवाइवलिज्म की बात करी, और कहा कि रिटर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द वेदास एज द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज एंड गाइडेंस। क्या कहा कि हमें वेदों के जो ज्ञान है, शिक्षा है, उसकी तरफ लौटना चाहिए, और यही शिक्षा और ज्ञान जो है भारतीयों को आगे ले जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने अपना आर्य समाज का प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया। फिर उन्होंने क्या कहा? आइडोलेट्री, जैसे अगर मैंने बताया कि मूर्ति पूजा का विरोध किया। फिर उन्होंने कहा कि वेदों में जो है कर्म के आधार पर जातीय विभाजन था, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, इसलिए इन्होंने जातीय जो डिस्क्रिमिनेशन था उसका विरोध किया, ताकि भारत का जो हिंदू समाज है, क्योंकि ये आंदोलन हिंदू समाज के अंदर हो रहा था, हिंदू समाज की जागरूकता से और जागरण से जुड़ा हुआ था, और हिंदू समाज में जाति प्रथा एक बड़ी समस्या थी समाज के संगठन के लिए, संगठित होने के लिए। तो इन्होंने जातीय जो
विभाजन था उसको दूर करने की बात की। फिर उन्होंने कहा कि जो चाइल्ड मैरिज है इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे शिक्षा पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। फिर इन्होंने विडो मैरिज को भी जो है प्रमोट किया और वुमेन्स एजुकेशन की बात करी। और एक बहुत जो इनका कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं जो कार्य था वो ये था कि इन्होंने रिलीजियस प्यूरिफिकेशन की बात करी। इन्होंने कहा कि जो रिचुअल्स हैं उनके कंडेम किया कि इन रिचुअल्स को जो है समाप्त किया जाना चाहिए, और जो अंधविश्वास समाज में उनको दूर किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो समाज में पुरोहित समाज का दबदबा है उसको समाप्त करना चाहिए। और एजुकेशन की दिशा में भी इन्होंने, चूंकि जो मेन पॉइंट है इसको आपको मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट से ध्यान में रखना है, फिर इन्होंने एजुकेशन पर भी बात की। और एजुकेशन में इन्होंने क्या कहा कि दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल्स इन्होंने पूरे भारत में स्थापित किए, ताकि मॉडर्न और वैदिक एजुकेशन को ब्लेंड कर दिया जाए, एक सिंथेसाइज वे में उसका सम्मिश्रण जो है भारतीयों को दिया जाए, ताकि भारतीय न केवल आधुनिक शिक्षा ज्ञान विज्ञान से परिचित हों बल्कि अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। इसके लिए उनको वैदिक शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन इस आर्य समाज के चलते समाज में संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता का भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि इसने दो काम बड़े महत्वपूर्ण किए। एक काम तो इन्होंने कहा शुद्धि मूवमेंट लेकर के आए, दूसरा गौरक्षा का मूवमेंट किया। गौरक्षा का मूवमेंट आप अभी भी मेवात और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में देख सकते हैं, और अभी भी भारतीय समाज में कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा कारण आप देख सकते हैं कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं। कई बार गौरक्षकों द्वारा जो है जो गौ का कृषि के लिए गायों को ले जाते हैं, भारतीय संस्कृति में जिस तरीके से गाय का महत्व है, गाय को माता माना जाता है, और जब इस तरह की कोई घटना होती है तो ये गौरक्षक उसकी रक्षा के लिए सामने आते हैं। तो ये गौरक्षा मूवमेंट जो है आर्य समाज ने ही प्रारंभ किया था, और इन्होंने गाँव के प्रोडक्शन की मांग की थी और उसके लिए आंदोलन चलाया और कहा कि गाय हमारे लिए पवित्र है हिंदू धर्म के लिए, इसलिए गाँव को जो स्लाटर हाउस में बूचड़ खाने या कसाई खाने में ले जाया जाता है उसको रोका जाना चाहिए, उसको समाप्त किया जाना चाहिए, और गांव के सुरक्षा और संरक्षा के लिए वेलफेयर स्थापित करना चाहिए। और इसको हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं वर्तमान यूपी सरकार के जो गौ संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने गाय को प्रोटेक्शन करने के लिए जिस तरीके से जगह जगह गौ अभ्यारण्य बनाए गए हैं, गौ संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार की तरफ से बजट में एलोकेशन किया जा रहा है। तो अगर हम ये मेंशन कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन करंट से जुड़ता हुआ ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर शुद्धि मूवमेंट क्या है? देखिए, शुद्धि मूवमेंट को भी आप वर्तमान से जोड़ सकते हैं। घर वापसी कार्यक्रम, ये घर वापसी क्या है? ऐसे लोग जिन्होंने अपना धर्म, मूल धर्म यानी भारत में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू थे, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को अपनाया, ईसाई धर्म को अपनाया, ऐसे लोगों को भारत में, चूंकि भारतीय हिंदू धर्म में, मूल धर्म में ऐसे लोगों को जो धर्म भ्रष्ट हो जाते थे उन्हें धर्म में लाने के लिए दोबारा कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रावधान को शुद्धि मूवमेंट के द्वारा आर्य समाज ने लेकर के आया कि जो लोग अपना धर्म परिवर्तित कर चुके हैं, अगर वो लोग फिर से धर्म में आना चाहते हैं, सनातन हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, तो उनको फिर से इस धर्म में लाया जाए और उनको फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया जाए। और इसके लिए उन्होंने शुद्धि मूवमेंट चलाया। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में काफ़ी चला, और उस टाइम काफ़ी सांप्रदायिक दंगे भी इसके चलते हुए। और फिर इसी की प्रत्युत्तर में अगर आप देखें तो जो मुस्लिम सुधार मूवमेंट है उसमें आप तबलीगी जमात को भी देख सकते हैं कि शुद्धि मूवमेंट के काउंटर में तबलीगी जमात मेवात के क्षेत्र में उभर करके सामने आई। तो ये सारे मूवमेंट जो है आर्य समाज के हुए। आर्य समाज ने इस प्रकार से भारतीय समाज को फिर से संगठित करने के लिए, उनमें आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, और साथ ही साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए, जिसका प्रभाव आज भी हम भारतीय समाज राजनीति में देख सकते हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो इनका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसा हमने बताया कि आर्य समाज ने डीएवी की स्कूल्स की स्थापना की। आज भी डीएवी कॉलेजेस और स्कूल जो हैं कई सारे जो है शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान भारत में दे रहे हैं और देश को विकास की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। वैदिक एजुकेशन के प्रति जो लोगों में जागरूकता आई है उसमें आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। फिर उन्होंने नॉर्थ इंडिया में, जैसा कि हमने बताया कि पंजाब उत्तर प्रदेश में अनटचेबिलिटी का उन्होंने विरोध किया, यानी जो छुआछूत है, चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। इसी तरह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा तो लाला लाजपत राय जो थे ये आर्य समाजी थे, और इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। और लाला लाजपत राय हिंदू महासभा के भी पहले अध्यक्ष हुए। तो इस तरीके से भारतीय राजनीति में हिंदू धर्म की जो संरक्षण और हिंदू धर्म के सुरक्षा के लिए जो
बुनियाद थी उसका कार्य करने में भी आर्य समाज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर रिलीजियस रिफॉर्म की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो इथिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म था उसके लिए इन्होंने काम किया, उसके लिए तार्किक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाने की बात की। फिर इन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो और समाज के लिए वर्तमान समकालीन जो आवश्यकता है उसके अनुरूप हो। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है हिंदू समाज में पुनर्जागरण के लिए, उसमें प्रार्थना समाज आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये 1867 में हुई थी। और इसका बैकग्राउंड क्या है? प्रार्थना समाज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रह्म समाज। तो प्रार्थना समाज जो किससे इंस्पायर्ड था? ब्रह्म समाज से था। और ब्रह्म समाज जैसा कि आपको हमने बताया राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। और इसका उद्देश्य क्या था? सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म करना महाराष्ट्र में, यानी इसका जो दृष्टिकोण था क्षेत्रीय था और ये महाराष्ट्र के अंदर सामाजिक और धार्मिक सुधार करने के लिए ब्राह्मण समाज के आधार पर समाज में परिवर्तन लाना चाहता था। तो अब आप यहीं से देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज क्या था, यहीं पे आप तार्किक रूप से तुलना कर लीजिए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद की बात करता है तो प्रार्थना समाज भी एकेश्वर की बात करेगा, मोनोथिज्म की बात करेगा। और इन्होंने एक ईश्वर की प्रार्थना की बात करी और जो रिचुअलिज्म थे यानी जो परंपराएं थी, जो वह कर्मकांड थे, उनका इन्होंने विरोध किया। इसी तरीके से कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका विरोध किया। तो जब प्रार्थना समाज किससे प्रभावित है? ब्रह्म समाज से प्रभावित है। तो आप यहीं पर बस ज़्यादातर अगर आपको ब्रह्म समाज की शिक्षाएं मालूम है तो प्रार्थना समाज में आप उसको डाल करके भी लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वुमेन एजुकेशन, विडो एजुकेशन, विडोज़ की जो स्थिति में सुधार, ये सब चीज़ें कॉमन है। कुछ शब्दों को आप अपना एक चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट पे जो है इन शब्दों को लिख लीजिए जो हर जगह कॉमन रूप से इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे वो आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, ब्रह्म समाज हो, या मुस्लिम शिक्षा में भी आप इस तरीके के शब्दों को जोड़ सकते हैं कि अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। तो छुआछूत का आंदोलन कहीं किसी ने नहीं किया कि हम छुआछूत बनाए रखेंगे। जो छुआछूत करते थे उन्होंने भी इस तरह का कोई आंदोलन नहीं किया। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने सोशल में वुमेन्स एजुकेशन की बात करी, विडो रीमैरिज की बात करी क्योंकि विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। तो इस समय जब आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ, पश्चिमी शिक्षा आई, तो उन्होंने विडो रीमैरिज की भी बात करी। फिर चाइल्ड मैरिज का विरोध किया क्योंकि शिक्षा का विस्तार हो रहा था। फिर मॉरल और एथिकल लिविंग की बात करी गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर एजुकेशन में अगर देखें तो इन्होंने मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन पर बल दिया और स्कूल और इंस्टीट्यूशन जो इन्हें स्थापित किए। सोशल रिफॉर्म महाराष्ट्र में कैसे हुआ? सोशल एंड रिलीजन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास, मध्य वर्ग में जो है शिक्षा का विस्तार हुआ, वुमेन्स की राइट की बात हुई। ये सी चीज़ें आप देख सकते हैं। और फिर इसका प्रभाव आगे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें गांधी जी के ये गुरु भी थे, है ना। तो ये सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया जो थी उसकी स्थापना भी जो हुई वो प्रार्थना समाज के इन्फ्लुएंस से हुई और उसके जो लीडर थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। तो आप यहाँ से इसको देख करके जोड़ सकते हैं। फिर चौथा सबसे बड़ा जो संगठन आप कह सकते हैं जिसका महत्व भारत के राष्ट्रवाद में, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और आज भी भारतीय समाज का कोई भी प्रश्न है तो उसके लिए रामकृष्ण मिशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान की समस्याओं के समाधान की दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन जो है एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी शिक्षाएं महत्वपूर्ण है जो देश में न केवल एकता और अखंडता का विस्तार कर सकती हैं बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी जो है आगे ले जाने का काम करती हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य करती हैं। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसके फाउंडर कौन है? स्वामी विवेकानंद है। 1897 में इन्होंने इसकी जो है स्थापना की थी। बैकग्राउंड क्या है? इन्होंने अपने जो गुरु की शिक्षा थी, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जो थे। तो रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उसको इन्होंने विस्तार कैसे दिया जाए, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, उसके लिए इन्होंने ये काम किया और उसी के लिए रामकृष्ण मिशन जो है स्थापित किया गया। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि हिंदुइज्म को फिर से रिवाइव करने की, फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्होंने समाज सेवा को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कहा। अगर हम इनके सिद्धांतों की बात करें तो इन्होंने कहा यूनिवर्सल रिलीजन। अब देखिए यूनिवर्सल रिलीजन का मतलब क्या है कि सार्वभौमिक धर्म,
एक ऐसा धर्म, यहाँ पर भी यही बात आ रही है जो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में आई थी कि एक ऐसा भारतीय समाज हो जिसमें सभी धर्म के लोग एक सूत्र में बंध करके एक साथ एक राष्ट्र के रूप में रह सकें। क्योंकि जो पश्चिमी राष्ट्रवाद भारत में आया पश्चिमी शिक्षा के साथ, वो पश्चिमी राष्ट्रवाद क्या था, नेशन स्टेट क्या थे, नेशन स्टेट यही बात कर रहे थे कि एक ऐसा देश, एक ऐसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जो एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे धर्म को मानते हैं, एक जैसे उनके सांस्कृतिक मूल हैं, एक जैसे उनके सांस्कृतिक रूट हैं, जड़ हैं। तो अगर ऐसा है तो एक राष्ट्र के रूप में एक भौगोलिक क्षेत्र जो है उभर करके आ सकता है। क्योंकि पश्चिमी राष्ट्रवाद जो था, जो नेशन स्टेट था, वो इसी आधार पर था। तो इसकी दिशा में इन्होंने भी काम किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल रिलीजन की बात करी। अब यूनिवर्सल रिलीजन को हम देखें तो यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन की बात करी गई। फिर बिलीव दैट डिफरेंट पाथ लीड टू द सेम गोल, क्योंकि इनका ये कहना था कि अलग अलग धर्म है, जो कि अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है, ईश्वर तक पहुंचना है। तो इसीलिए सारे धर्मों का मूल एक है, इसलिए सारे धर्म अपने स्वरूप में यूनिवर्सल रिलीजन के रूप में विकसित हो सकते हैं। तो ये बात इनकी आई। फिर इन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात करी कि सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और इन्होंने कहा कि दरिद्र नारायण की बात करी। यानी कहा दरिद्र नारायण का मतलब क्या है कि भगवान गरीब में रहता है, गरीब ही भगवान है ना। तो ये बात करी। और इसके लिए उन्होंने कहा कि सर्विंग ह्यूमैनिटी इज इक्विवेलेंट टू सर्विंग गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम को आप याद रखिए। यानी मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। ये बात इनके द्वारा कही गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो दरिद्र नारायण को आपको याद रखना है कि गॉड इन द पुअर, यानी गरीब में ईश्वर, और साथ ही साथ मानवता की सेवा ही जो है ईश्वर की सेवा है। ये एक बहुत बड़ी इनकी शिक्षा थी। और यूनिवर्सल रिलीजन की बात करी, और फिर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर, आध्यात्मिक विकास पर भी इन्होंने जोर दिया। और क्या कहा कि स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू मीडिएशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिलीजियस प्रैक्टिस। इन्होंने कहा कि हम अगर धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं, जो धार्मिक आचरण है, उसको करते हुए, आत्मनियंत्रण करते हुए, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मनियंत्रण करते हुए, और मीडिएशन, ध्यान लगाते हुए, हम जब सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है। फिर एजुकेशन की भी बात करी, हेल्थ की बात करी, तो ये भी आप लेकर के आ सकते हैं। फिर शिकागो में इन्होंने एक स्पीच दी, और देखिए शिकागो की जो इनकी स्पीच थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इन्होंने शिकागो में जब गए, तो जब इन्होंने कहा कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो ये पश्चिमी लोगों के लिए एक बड़ी अजीब बात थी कि एक अनजान लोगों को इन्होंने भाई और बहन कह करके संबोधित किया। तो उसका इनके पूरे लेक्चर पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, बड़े ध्यान से सुना गया, और फिर ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। इनका शिकागो का जो सरमन था या स्पीच था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और यहाँ जाके इन्होंने किसकी बात करी, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करी, धार्मिक सहिष्णुता की बात करी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करी, सार्वजनिक या सार्वभौमिक बंधुत्व की बात करी। फिर रिचनेस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, भारत की जो आध्यात्मिक रिचनेस है, जो समृद्धता है, उसकी बात करी। और फिर भारत की जो संस्कृति है उसको उन्होंने इस तरीके से रखा दुनिया के सामने कि उसको वैश्विक तौर पर मान्यता प्राप्त हुई, भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को। तो ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय सभ्यता और संस्कृति में रहा है। फिर अगर इम्पैक्ट की बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, जैसे मैंने बताया कई सारे इनके रामकृष्ण मिशन के स्कूल चलते हैं देश भर में। फिर कल्चरल रिलेंसेस की बात हुई, फिलॉसफी वगैरह, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, जैसा कि अभी हमने शिकागो का आपको बताया। और फिर नेशनल इंटीग्रेशन की बात करी कि प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इंडिया, एक भारत की बात करी, और जिसमें न कोई जात के आधार पर भेद हो, क्रीड के आधार पर भेद हो, कोई रीजनल विविधता के आधार पर भेद होना चाहिए, और सभी प्लेड ए रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब अगर अगले वीडियो में हम आप पर के साथ जो है मुस्लिम जो धर्म सुधार आंदोलन हुए इस काल में, उस पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप देखें, इनके पॉइंट्स को अपने ध्यान में रखें। निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको इस बार यहाँ से मिल सकता है, और अगर ये सारे पॉइंट आपके पास रहते हैं तो आपको 250 शब्दों में प्रश्न को लिखने के लिए मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप इसका शार्ट भी ले सकते हैं। कैसा रहा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई स्पेसिफिक वीडियो किसी टॉपिक पर चाहिए या किसी PYQ के पेपर पर चाहिए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।